बारबन वाइको के खत को आम खतूत के साथ तरतीब में रख दिया गया। तहजीब ने उसका खुलासा तैयार कर दिया था। उस रात फ्लैट पहुंचने के बाद वो खत मेरे और तहजीब के दरमियान गुफ्तगू का मौजू बना रहा। तहजीब ने कहा, ये बात तय हो गई है कि यहूदी आलिम सिर्फ इल्मी तौर पर काम नहीं कर रहे, उनके ज़हन साजिश के जाल बुनने में भी मसरूफ रहते हैं। मैंने कहा, मैं ये बात पहले ही से जानता हूँ क्योंकि मैं उनकी साजिशों का शिकार हुआ था। वो बोली, कुछ समझ में आया कि ब्लैक प्लान क्या है? मैंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, इन कागज में ब्लैक प्लान की तफसील नहीं थी। तहजीब बोली, तो क्या ये मामला यूं ही रह जाएगा? मैंने तवील सांस लेकर कहा, रहना तो नहीं चाहिए, खुदा जाने कितना तबाहकुन मंसूबा हो। बहरहाल इस सिलसिले में हमारे पास फिल वक्त सिर्फ एक ही सुराग है, बारबन वाइको। मैं इस सिलसिले में जोशू से बात करूंगा, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। तहजीब ने कहा, इस खत के कुछ जुमले मानी खेज हैं। मसलन रिपोर्टें मिल चुकी हैं, ब्लैक प्लान पर फिलहाल अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि दुश्मन चौकस है। मैंने कहा, और ग्रीन लॉट, जेम्स पोकर और बैंक के मुताल्लिक क्या ख्याल है? जेम्स पोकर को बैंक करार दिया गया है, इसका क्या मतलब है? तहजीब ने कहा, जहां तक मेरी समझ में आता है, जेम्स पोकर को मालूमात का खजाना करार दिया गया है। मैंने तायदी लहजे में कहा, मेरा भी यही ख्याल है। तहजीब ने कहा, बहरहाल अच्छी खासी उलझने पैदा हो गई हैं। तुम डेबू हार्बो से कब राब्ता कायम करोगे अली? मैंने कहा, अभी नहीं। तुम जराइम पेशा लोगों का मिजाज समझती हो तहजीब, जानती हो ना कि उन्हें कौन सी जबान ज्यादा मुतासिर कर सकती है। तहजीब बोली, मैं नहीं समझी। मैंने कहा, डेबू हार्बो अपनी दुनिया में शहनशाह की हैसियत रखता होगा, वरना अमरीकी हुकूमत से टक्कर हरगिज न लेता। उसे मुतासिर करने के लिए जरूरी है कि मैं पहले कुछ करके दिखाऊं, खुद को मनवाऊं, और इस काम के लिए माइकल जोशर की बर्बादी से बेहतर और कोई सूरत नहीं हो सकती। माइकल जोशर को कत्ल करने के बाद मैं डेबू हार्बो के लिए मोहतरम हो जाऊंगा। वो बोली, हाँ, ये बात समझ में आने वाली है। मैंने कहा, मैं कुछ काम कर लूं, उसके बाद एक गिरोह तो बनाना ही है। तहजीब बोली, और फिल वक्त मैंने तहजीब की बात पूरी कर दी, सिर्फ माइकल जोशर। इस वक्त मेरे जहन पर सिर्फ माइकल जोशर छाया हुआ है। तहजीब बोली, गोया बेचारे की शामत आ गई। मैंने कहा, उसे बेचारा न कहो, तुमने लुईशी को पहले नहीं देखा। जिंदगी से भरपूर लड़की थी, शोखो शंग और शरीर। अब तुमने उसे देख ही लिया है। आदमी मुंह से बेशक कुछ न कहे, लेकिन आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। लुईशी उजड़ कर रह गई है, और ये सब कुछ माइकल जोशर का किया धरा है। तहजीब ने माजरत खाहाना लहजे में कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम संजीदा हो गए। बहरहाल लुईशी के बाप और भाइयों की मौत से एक और अहम बात भी तो सामने आई है। मैंने पूछा, वो क्या? तहजीब बोली, माइकल जोशर भी अली यार खान की शख्सियत से वाकिफ है। मैंने कहा, यकीनन ऐसा ही है, वरना उसके इशारे पर लुईशी का बाप और भाई मौत के घाट न उतारे जाते। वो बोली, और अगर माइकल जोशर को ये इल्म हो जाए कि अली यार खान उसके इस कदर नजदीक आ चुका है तो? मैंने कहा, तो जो कुछ होगा उसका अंदाजा तुम्हें भी है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कबल अज़ वक्त नहीं होगा। तहजीब खामोश हो गई। दूसरे दिन हम मामूल के मुताबिक माइकल जोशर के घर पहुंचे। वो हमसे बड़े पुरतबाक अंदाज में मिला। हम दोनों ने फौरन ही काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद माइकल जोशर कहीं चला गया। जाने से पहले उसने जवाबात के नोटिस और वो खतूत जिनके जवाबात दिए जाने थे टाइपिंग के लिए तहजीब के हवाले कर दिए। तहजीब ने बड़ी बेताबी से खतूत को चेक किया और फिर नफी में सर हिलाते हुए खतूत मेरी तरफ बढ़ा दिए। उसका अंदाज हिजानी था। मैंने पहले खतूत का जायजा लिया, फिर जवाबात के नोटिस पढ़े। मेरे रगो पैं में सनसनी सी दौड़ गई। उन खतूत में बारबन वाइको का खत मौजूद नहीं था। जवाबात के नोटिस में भी उसका कोई तस्करा नहीं था। मामूल में कोई तब्दीली नहीं थी। मिस्टर जोशर आज मसरूफ नहीं थे। काम के दौरान 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमारे जज्बे और लगन की तारीफ की। मैं और तहजीब बेहद मुतासिर थे। ये ख्याल बार बार हमारे जहन में आता था कि कहीं मिस्टर जोशर को उस खत के बारे में कोई शुबा तो नहीं हो गया। हालांकि हमने आम खतूत की मानंद ही उस खत के सिलसिले में अपना रवैया रखा था। शाम को उस वक्त तक जब तक काम खत्म न हो गया, हम लोग इसी एहसास का शिकार रहे। जब आज का काम खत्म हो गया तो मिस्टर जोशर ने हमें अपने साथ चाय की पेशकश की, जिसे हमने शुक्रिया और अकीदत के साथ कबूल कर लिया। चाय के दौरान उन्होंने कहा, तुम लोग जिस लगन और जज्बे के साथ काम कर रहे हो उसे देखकर बड़ी तकवीत होती है। कुव्वतें इन्हीं जज्बों की छांव में उरूज पाती हैं। मैंने बारहा तुम्हारे बारे में सोचा है और एक और ख्याल मुझे आता रहा है। मैंने पूछा, वो क्या जनाब? वो बोला, तुमने जिस अकीदत से अपनी पूंजी अपनी कौम के लिए खर्च कर दी उसका बड़ा मकाम है, लेकिन तुम्हारी आमदनी जारी रहना चाहिए। मैंने कहा, अभी हमारे पास अपनी जात के लिए काफी रकम मौजूद है, इस सिलसिले में हमें कोई परेशानी नहीं।
जोशर ने कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में फिक्रमंद न होना। मैं तुम्हारी बेहतरी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा, हमें यकीन है। चाय के बाद हम रुखसत होकर चल पड़े, लेकिन आज खुसूसी तौर पर मैंने ताकुब वगैरह का ख्याल रखा था। मुझे खत के बारे में शुबा था, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो रफा हो गया। घर पहुंचने के बाद तहजीब ने कहा, यूं लगता है जैसे मिस्टर माइकल जोशर हमारे सिलसिले में बिल्कुल मुतमईन हो गए हों। मैंने कहा, शायद। बोली, तुम्हें कोई शुबा है? मैंने कहा, नहीं, उसके बावजूद एहतियात जरूरी है। तुम इस कौम से अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं हो तहजीब। वो बोली, ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? मैंने कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मजबूत बुनियादों पर काम करना मुनासिब होगा, वरना काम का आगाज तो फौरन भी किया जा सकता है। दूसरे दिन कोठी पहुंचे तो मिस्टर जोशर का पैगाम एक मुलाजिम से मिला। मुलाजिम ने कहा, मिस्टर जोशर किसी अहम काम से सुबह 9 बजे सिरी फार्म चले गए हैं। 3 दिन में वापसी होगी। आपके लिए कहे गए हैं कि आप काम जारी रखें और हस्बे मामूल मसरूफ रहें। मैंने बुर्दबारी से कहा, ठीक है, लेकिन हमारी आंखें खुशी से चमक उठी थी। तहजीब बोली, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ अली, कम से कम इस दौरान हम दूसरे काम कर लेंगे। मैंने कहा, जल्दबाजी नहीं तहजीब, सूरत हाल का गहरी निगाह से जायजा लो। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, ये हमारा इम्तिहान भी हो सकता है। वो बोली, ओ तो क्या? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ इम्कान की बात कर रहा हूँ। वो बोली, एक बात बताओ अली, क्या इस खत का मजमून तुम्हारे लिए बाइस कशिश नहीं था? मैंने कहा, 100% था। वो बोली, ब्लैक प्लान और वो खुफिया मंसूबा क्या था? मैंने कहा, खुदा जाने। सहूनियत मुसलसल चालें चल रही है, यकीनन मुसलमानों के खिलाफ कोई मंसूबा होगा। तहजीब बोली, तुम्हें तशवीश नहीं है? मैंने कहा, तशवीश? ये बहुत मामूली लफ्ज है तहजीब। मेरी जिंदगी का कोई लम्हा इस ख्याल से खाली नहीं है कि मुसलमानों को आलमी साजिश के खिलाफ शदीद जिद्दोजहद करना है और हर लम्हे चौकस रहना है। तहजीब ने कहा, तब फिर मेरे ख्याल में हमें यहाँ ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहिए। ब्लैक प्लान का हमारे इल्म में आना जरूरी है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, मैं जानता हूँ, और फिर चंद लम्हे गौर करने के बाद बोला, आओ तहजीब, आज इस इमारत से पूरी तरह रूशनास हो जाएं। तहजीब तैयार हो गई। हमने सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया और इमारत के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगे, लेकिन इस दौरान पूरी तरह एहतियात रखी गई थी। कोई ऐसी चीज नहीं मिली इस तलाशी के दौरान जो काबिल तवज्जो होती। अलबत्ता इमारत के एक एक कमरे से हम वाकिफ हो गए थे। उस वक्त हम एक कमरे में खड़े वहां का जायजा ले रहे थे कि दफतन एक दीवार में खला पैदा हो गया। तहजीब मैल्कम एक्स एक संगी मुजस्मे से लगी खड़ी थी और मुजस्मे का बाजू दब जाने से ये खला पैदा हो गया। हम दोनों हैरान रह गए। 2-3 बार इसका तज्जिया किया गया। उसके बाद हम खला में दाखिल हो गए। नीचे उतरने के लिए 14 सीढ़ियां थीं। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही ऊपर का खला बंद हो गया और अंदर तेज रोशनी फैल गई। कोई 30 बाय 40 के साइज का कमरा था जिसमें एक शानदार लाइब्रेरी बनी हुई थी। एक मसहरी, एक सोफा सेट पड़ा हुआ था, अटैच बाथ भी था। ये माइकल जोशर का खुफिया कमरा था। उसके बाद हमें उस जगह की छानबीन करने से कौन रोक सकता था। हमने लाइब्रेरी की एक एक किताब देखी। सेंटर टेबल के नीचे ट्रांसमीटर भी मौजूद था जिसे निहायत सफाई से छुपाया गया था। उसका एक खास सिस्टम था जिसे किसी ख्याल के तहत मैंने नाकारा बना दिया। गरज हमें कई घंटे वहां सर्फ करना पड़े और इस दौरान मैं तहजीब के इल्म में लाए बगैर उस तहखाने के बैरूनी राब्ते खत्म करता रहा। फिर हम बाहर निकल आए। इस दौरान हमने ये जायजा भी लिया था कि तहखाने में इस दरवाजे को खोलने का क्या इंतजाम है। ये तजुर्बा कामयाब रहा। मुजस्मे के बाजू को अगर उसकी जगह से एक मुख्तलिफ जाविये पर मोड़ दिया जाता तो दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता था। आज की मुहिम शानदार रही थी। हम वक्त मुकर्रा पर ही फ्लैट पर वापस आए थे। उसके बाद तहजीब अहले खाना थी और मैं खुद को किसी खाने में फिट करने में नाकाम। दूसरे दिन फिर ड्यूटी पर पहुंच गए और पिछले दिन का काम बरकरफ्तारी से करने लगे ताकि डबल काम निपटा लें। तीसरे दिन पहुंचे तो मिस्टर जोशर वापस आ चुके थे। बहुत मोहब्बत से मिले। हमारे लिए सिरी फार्म से तहाइफ लाए थे। बोले, तुम्हारा काम खुश उसलूबी से जारी है। मैंने तुम्हें दोस्तों की महफिल में रूशनास करा दिया है और ये पेशगोई कर दी है कि आने वाले वक्त में 2 बेहतरीन कारिंदे उन्हें दे रहा हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर जोशर। माइकल जोशर ने कहा, अपना काम जारी रखो, मैं सफर की थकन दूर करूंगा। ये कहकर वो चला गया। हमने अपना काम शुरू कर दिया। दोपहर तक मिस्टर जोशर से दोबारा राब्ता कायम न हो सका, लेकिन दोपहर के बाद यकायक मुझ पर संक सवार हो गई। तहजीब को काम करते छोड़कर मैं अपनी जगह से निकल आया और मिस्टर जोशर की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो वहां मौजूद थे। मेरा दिल धड़कने लगा। वक्त आ गया था और अचानक आ गया था। मैं उस कमरे में दाखिल हो गया जहां से तहखाने में जाने का रास्ता था और एक लम्हे में अंदाजा हो गया कि मिस्टर जोशर तहखाने में मौजूद हैं।
बहुत सूरत से मैंने फैसला किया कि अब काम शुरू कर देना चाहिए। चुनाचे मैंने मुजस्मे का बाजू दबाकर खला पैदा किया और सीढ़ियां तय करने लगा। अंदर रोशनी थी जिससे ये अंदाजा हो गया कि माइकल जोशर तहखाने में मौजूद है। मैंने कदमों की आवाज ना पैदा होने दी। तहखाने में अपने लिए सही सूरत हाल का पहले ही जायजा ले चुका था। चुनाचे बाईं समत की अलमारी के पीछे मैंने अपने आप को छुपा लिया और फिर तकरीबन 4 फुट आगे बढ़कर उस खला से आंखें लगा ली जिसे मैं पहले ही देख चुका था। सामने के सोफे पर माइकल जोशर बैठा हुआ नजर आ रहा था। वो एक किताब की वरक करदानी कर रहा था और उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार फैले हुए थे, जिसका मतलब था कि उसे तहखाने में किसी अजनबी के दाखिल होने का इल्म नहीं हुआ था। माइकल जोशर तक पहुंचने के लिए मुझे उन अलमारियों के अकबी खला से एहतियात के साथ गुजरकर तहखाने का 3/4 हिस्सा तय करना था और उसके बाद मैं माइकल जोशर की पुश्त पर होता। उस रास्ते को तय करने के लिए मैंने इंतहाई एहतियात से काम लिया था। इस बात का ख्याल रखा था कि मेरे बदन की रगड़ से कोई आवाज पैदा न होने पाए और अपनी इस कोशिश में मुझे शानदार कामयाबी हासिल हुई। मैं माइकल जोशर की पुश्त पर पहुंच गया। वो बदस्तूर किताब के मुताले में गरक था। मेरे कदमों की चाप अब भी उसे महसूस न हुई। फिर मैंने अपने हवास पूरी तरह बहाल करके उसके शाने पर हाथ रखा तो किताब उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी। ये हैरत फितरी थी। माइकल जोशर ने वहशतज़दा निगाहों से पलट कर मेरी तरफ देखा। आंखें फाड़े मुझे घूरता रहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि जो कुछ वो देख रहा है वो हकीकत ही है। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए थे और मुस्कुराती निगाहों से माइकल जोशर को देखता रहा। बमुश्किल तमाम उसने अपने हवास संभाले और वहशतज़दा लहजे में बोला, तुम यहाँ कब आ गए, कैसे आ गए? मैंने कहा, अब आ ही गया हूँ मिस्टर जोशर, तो बराह करम मुझे बैठने की पेशकश कीजिए। वो बोला, हाँ हाँ सामने आओ, बैठो प्लीज बैठो। बात इतनी हैरतनाक है कि मेरी ये हालत फितरी ही है। इस तहखाने का इल्म मेरी तनहा जात के अलावा और किसी को नहीं है, या फिर तेल अवीव में बसने वाले वो चंद लोग इसके बारे में जानते हैं जिन्होंने इसे तामीर किया है। मकामी लोगों में से कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता। चुनाचे तुम्हारी यहाँ आमद मेरे लिए इतनी ही ताज्जुब खेज होना चाहिए थी। आओ बैठो, मुझे बताओ कि तुम इस तहखाने से किस तरह वाकिफ हुए। माइकल जोशर के चेहरे पर पैदा होने वाले तासुरात इस बात का इजहार कर रहे थे कि वो मेरी तरफ से मोहतात हो गया है, लेकिन अपने आप को संभाले हुए है। मैंने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने का शायक था और आपकी गैर मौजूदगी में मैंने बिलाशुबा बड़ा काम किया है। वो बोला, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी अकीदत बेपनाह है, इसका मुझे एहसास है, लेकिन बहुत ज्यादा तजस्सुस बाज़ औक़ात नुकसानात का बायस बन जाता है। मसलन मैं ये नहीं चाहता कि किसी को मेरी इस खुफिया पनाहगाह का इल्म हो, लेकिन तुमने बहुत आगे छलांग लगा दी है। और क्या क्या कर चुके हो तुम? माइकल जोशर की आंखें जैसे मेरी खोपड़ी को तोड़कर दिमाग में उतरने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मेरी बेपनाह अकीदत इस बात की ख्वाहिशमंद थी माइकल जोशर कि आपकी जात से मुताल्लिक एक एक बात मेरे इल्म में आ जाए, और मेरा ख्याल है मैं इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गया हूँ। और किसी चीज से मुझे खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ब्लैक प्लान के बारे में मैं खास तौर से जानना चाहता हूँ। माइकल जोशर सोफे की पुश्त से टिक गया। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर मैंने महसूस किया कि उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता सेंटर टेबल की सतह के नीचे रेंग रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मेज की सतह के नीचे के आलात नाकारा कर दिए गए हैं, चुनाचे अब आपको इनसे कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। ऐसी कोई हरकत न करें जो आपके वक़ार के मुनाफी हो, खामखा शर्मिंदगी होगी। माइकल जोशर ने फुर्ती से हाथ बाहर खींच लिया और सीधा होकर बैठ गया। बोला, तुम्हारे अंदाज से एक मुजरिमाना कैफियत का इजहार होता है, क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? मैंने कहा, बड़ी तवील गुफ्तगू करना थी आपसे माइकल जोशर, लेकिन एक जरा तवक्कुफ जरूरी है। किसी और को भी इस गुफ्तगू में शरीक होना है। अपने अकब में देखिए, एक और शख्सियत आपसे मिलने की मुश्ताक है। मेरे इन अल्फाज पर माइकल जोशर बे इख्तियार पलटा, लेकिन वो सूरत हाल से नावाकिफ था। मेरा खड़ा हाथ उसकी गर्दन की पुश्त पर पड़ा और वो बुरी तरह सोफे से जा टकराया। अपनी जगह से मैंने उठकर उसके लिबास का कॉलर पकड़ा और फिर एक दूसरा घूंसा उसकी गुद्दी पर रसीद किया। ये आखिरी हाथ था। माइकल जोशर के हवास गुम हो गए थे। दरअसल मुझे सिर्फ ये एहसास था कि मेरी इतनी लंबी गैर मौजूदगी तहजीब मैल्कम एक्स को परेशान न कर दे, चुनाचे उसका यहाँ मौजूद होना जरूरी था। माइकल जोशर के बारे में ये इत्मीनान करने के बाद कि वो अब होशो हवास खो चुका है और थोड़ी देर तक उसके होश में आने का कोई इम्कान नहीं है, मैं तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं तहजीब मैल्कम एक्स के सामने था। उसने सवाल किया, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, आओ तुम्हें कुछ नई सूरत हाल से रूशनास करवाऊं।
तहजीब ने शायद कुछ अंदाजा लगा लिया था, चुनाचे वो खामोशी से उठ खड़ी हुई और मैं उसे साथ लिए तहखाने में पहुंच गया। माइकल जोशर उसी तरह बेसुध सोफे पर पड़ा हुआ था। तहजीब ने गहरी निगाहों से देखा, फिर बोली, गोया तुमने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी ही ख्वाहिश थी ना कि अब ज्यादा देर न की जाए, जरा इसे होश में लाओ। तहजीब माइकल जोशर की तरफ मुतवज्जे हो गई और थोड़ी देर के बाद जोशर ने आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक तो वो सूरत हाल का अंदाजा न कर सका, लेकिन जब उसे वाकयात याद आए तो वो बौखला कर जल्दी से खड़ा हो गया। उसने अजीब सी निगाहों से इधर उधर देखा और फिर फुर्ती से मेज की सतह के नीचे कुछ टटोलने लगा। वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ था। मैंने उसे नहीं रोका। फिर जब खुद ही उसके अंदाज में बेबसी नुमाया हुई तो मैंने आहिस्ता से कहा, तुम भूल गए माइकल जोशर, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे तहखाने के बैरूनी राब्ते मुनक़ता कर दिए गए हैं और अब यहाँ से तुम किसी से राब्ता कायम नहीं कर सकोगे, इसलिए बेहतर है कि इत्मीनान से बैठ जाओ। माइकल जोशर एक बार फिर सोफे की पुश्त से टिक गया था। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। अपनी हालत पर काबू पाने में उसे कई मिनट लग गए। फिर वो संभल कर बोला, हालात बता रहे हैं कि तुम दोनों वो नहीं हो जो नजर आते रहे हो और तुमने अभी मुझे ज़रबे लगाकर बेहोश किया है। तुम जो मेरे अकीदतमंदों में से थे, तुम जो मेरी पूजा करते थे। मैंने कहा, मैं सिर्फ वक्त के हाथों मजबूर था माइकल जोशर, वरना मैं तुम जैसे मनहूस लोगों की पूजा कहाँ करता। जोशर ने कहा, कौन हो तुम? क्या मकसद था मेरे इस कदर करीब आने का? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैंने कहा, तुम्हारी शख्सियत मेरे लिए बड़ी पुरकशिश है माइकल जोशर। मैं जानता हूँ कि माइकल वरियान की मौत को तुम नहीं भूले होगे और उसका कातिल भी तुम्हें याद होगा। वो वाकयात भी याद होंगे तुम्हें कि माइकल वरियान को कत्ल करने वाला कैसे कातिल बना। माइकल जोशर ने सरसराते हुए लहजे में कहा, तुम इन तमाम बातों को कैसे जानते हो? मैंने कहा, तफसील अर्ज कर दी जाएगी माइकल जोशर। यही सब कुछ बताने के लिए मैंने ये मौका फराहम किया है। बात दरअसल ये है मुकद्दस बुजुर्ग कि बदकिस्मती जब इंसान को घेरती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे ताज्जुब है कि तुमने दो अजनबी इंसानों को किस तरह इतनी कुर्बत बख्श दी। क्या तसव्वुर था तुम्हारे जहन में? पहले मुझे उसका जवाब दो। माइकल जोशर अजीब से अंदाज में मुझे और तहसीब मैल्कम एक्स को देखता रहा। फिर उसने एतराफ करने के अंदाज में कहा, अब जब मैं इस हिमाकत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यूं महसूस होता है कि मैंने जो कुछ किया कम से कम माइकल जोशर जैसी मोहताज शख्सियत ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि उसके पसे पर्दा कोई और कुव्वत कार फरमा थी। क्या तुम हिप्नोटिज्म के माहिर हो और मुझे जहनी तौर पर मुअत्तल कर दिया था? यकीनन ऐसा ही हुआ था, वरना मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों पर एतमाद किया है, बल्कि एतमाद मेरी सरिश्त में शामिल ही नहीं है। यकीनन कोई ऐसी कुव्वत मुझे मशहूर करने का बायस बन गई जिसे मैं नहीं जानता। तुमने जरूर इस सिलसिले में किसी पुरस्कार ताकत से काम लिया है। मैंने कहा, वो ताकत मेरे ईमान की ताकत थी माइकल जोशर। वो ताकत बेपनाह मजालिम के शिकार फलस्तीनियों की आहों की ताकत थी, जिसने बहरहाल थोड़ी सी ही सही लेकिन मेरी मदद जरूर की। माइकल जोशर ने सवाल किया, फलस्तीनियों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, वही बताने जा रहा हूँ माइकल जोशर। बात हो रही थी माइकल वरियान की, लेकिन नहीं, माइकल वरियान तो एक दरमियानी आदमी था। तुम्हारे उस नाम नेहाद एब्रन हॉल में बहुत अरसा पहले एक मुसलमान तालिब इल्म अली यार खान ने बड़े बड़े आलिमों के दांत खट्टे कर दिए थे और उन्हें सहूनियत की हकीकत बताई थी। और उसके बाद जब चंद शरपसंद मुतासिब यहूदियों ने उस पाकिस्तानी तालिब इल्म को सबक देने के लिए उसकी एक दोस्त लड़की को कत्ल कर दिया था, तो उस तालिब इल्म ने एक नक्शा तरतीब दिया था। मुझे यकीन है कि अमरीकी यहूदी और खास तौर से तुम माइकल जोशर उस नक्शे को जहन से मिटा नहीं सके होगे। जोशर बोला, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, मेरा ही नाम अली यार खान है। माइकल जोशर का पूरा बदन लरस गया। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। उसके बदन पर नुमाया लर्जिश तारी थी। तहजीब मैल्कम एक्स सीने पर दोनों हाथ बांधे खामोशी से खड़ी ये ड्रामा देख रही थी। मैं माइकल जोशर की एक एक हरकत पर निगाह रखे हुए था और उसकी हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए तैयार था। माइकल जोशर मुझे देखता रहा। फिर उसने किसी कदर संभलते हुए कहा, हाँ, अली यार खान की कहानी मैंने पूरी सुनी है और शायद इस बात पर यकीन करने में मुझे खासी दिक्कत पेश आएगी कि तुम ही अली यार खान हो। बहरहाल चूंकि तुम कहते हो इसलिए मैं तस्लीम कर लेता हूँ। मुझसे तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, दरमियान की कहानी बहुत तवील है माइकल। ऑलिव हावर्ड से यकीनन तुम्हारा राब्ता कायम होगा और मुमकिन है ऑलिव हावर्ड ने अपनी बदनसीबी की दास्तानें मुफस्सल तौर पर तुम्हें न सुनाई हो। मुख्तसर ये कि हावर्ड दुनिया के बेशतर हिस्सों में मेरा मद्दे मुकाबिल रहा और मेरे हाथों शिकस्त खाता रहा। तब मैंने सोचा कि जहां से मैंने इस सफर का आगाज किया है वहीं पर दोबारा क्यों ना पहुंचूं।
ऑलिव हावर्ड से अब तक जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन अब उससे उसकी सरजमीन पर ही क्यों ना लड़ा जाए। चुनाचे मैं यहाँ आ गया हूँ और मेरा पहला शिकार तुम हो माइकल जोशर। मैं अपनी आमद का ऐलान तुम्हारे हवाले से करना चाहता हूँ। माइकल जोशर सहमे हुए लहजे में बोला, मुझसे क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब जरा तफसील से ही बताऊंगा, मुझे तुम्हारी शख्सियत चाहिए। वो बोला, मैं अब भी नहीं समझा। मैंने कहा, बहुत से काम लेने हैं तुमसे माइकल जोशर, मसलन ये कि एब्रन हॉल में तुम्हारी बहुत बड़ी हैसियत है। मुझे ऐसे अमरीकी यहूदी रहनुमाओं की एक फहरिस्त दरकार है जो तुमसे अकीदत रखते हों और सहूनियत के लिए सरगर्मी से काम कर रहे हों। जोशर बोला, उनका क्या करोगे तुम? मैंने कहा, ये सवाल करने का हक तुम्हें नहीं है। सूरत हाल बहुत दिलचस्प है माइकल जोशर। मैं चाहता था कि कुछ इंतजार कर लूं, लेकिन मेरी दोस्त तहजीब मैल्कम एक्स इस बात की ख्वाहिशमंद है कि एक काम को निपटा कर दूसरे की जानिब बढ़ जाएं। माइकल बोला, तो अब क्या चाहते हो? मैंने कहा, कदम ब कदम मैं तुम्हें अपनी कार्रवाइयों के बारे में बताता रहूंगा। मसलन अब हम तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे इस तहखाने में तुम्हें कैद करेंगे। यहाँ से इस तरह जाएंगे जैसे रोजाना जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा, तहजीब नहीं आएगी। मैं तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके यहाँ के उमूर अंजाम दूंगा और फिर तहजीब मैल्कम एक्स दूसरे दिन तन्हा यहाँ वापस आएगी और मैं जो तुम्हारे मेकअप में हूँगा उससे काम लूंगा और तुम हमारी रहनुमाई करोगे उन रास्तों की जानिब जो सहूनियत के हौलनाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। माइकल जोशर ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा, मैं ये कभी नहीं करूंगा, मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम्हें करना होगा माइकल जोशर। आज तक तुम हुक्मरानी की जिंदगी गुजारते रहे हो। मैंने तुम्हारी शख्सियत को बिला वजह ही मुंतखब नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम भी ये जान चुके होगे कि अली यार खान जिस काम की इब्तिदा करता है उसे मुकम्मल भी करता है। तहजीब खामोश खड़ी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना होगा तहजीब। इस दौरान माइकल जोशर की निगरान तुम होगी। तहजीब ने जवाब दिया, फिक्र न करो, अगर कोई काम है तो जाओ। मैं तहजीब को मुख्तलिफ हिदायत देकर वहां से निकल आया। काम का आगाज चूंकि अचानक किया था, इसलिए अब फौरी तौर पर कुछ तैयारियां करनी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।